हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए टीचिंग लाइन पे। दोस्तों देखिएगा, आज हम लोग सीडीपी का जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि हम लोग यह क्लास हम लोग डेली शाम 7 बजे यहाँ पे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ये प्रश्न, यूपी टेट के ये प्रश्न। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जल्द से जल्द हम यह जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसको हम समाप्त करके और जो मॉडल पेपर हैं क्वेश्चन उसको हम जल्द से जल्द लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम के पठार का कारण इसमें से कौन सा नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। इसमें से पूछा कि कारण नहीं है, ठीक ना। इसमें से कारण नहीं, अधिगम का पठार का कारण नहीं है, इसमें से आपसे पूछा है, ठीक ना। देखिएगा, अगर पठार अधिगम का जो पठार आपसे पढ़ाएंगे तो उसको एक टॉपिक उसका आएगा अधिगम का पठार के बारे में, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें से पूछा है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। तो देखिएगा, अगर बात की जाए तो इसमें जो अधिगम के पठार होते हैं वह याद रखना, वह विद्यालय का जो असहयोग होता है उस यह कारण नहीं होता है, ठीक ना। विद्यालय का जो असहयोग हो पठार बनने का यह कारण नहीं होता है। देखिएगा, अधिगम जो पठार बनता है वो किससे बनता है? यह प्रेरणा की सीमा जो होती है, अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, अगर उसको मोटिवेशन देते हुए अगर उसके मतलब आप याद रखिएगा कि अगर वो मोटिवेट नहीं होना चाह रहा है, मतलब उसके मन में अगर मोटिवेशन की भावना नहीं है और वो मोटिवेशन आप दे रहे हैं और मोटिवेट उसको करते-करते बार-बार अगर करेंगे तो वह क्या होगी, मोटिवेशन जो होता है वो एक सीमा बन जाएगी, मतलब कि इनका रोज़ का काम है। यह हमें मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं अपना। यह ऐसे बच्चे कहने लगेंगे कि यह हमें मोटिवेट, तो वो क्या होगा, एक अधिगम का पठार बन जाएगा। उसके बाद शारीरिक जो सीमा होती है, शारीरिक सीमा में आप याद रखना, शारीरिक सीमा में क्या होता है कि बच्चे में कहीं विकार हो गया, शरीर में विकार हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो अधिगम का पठार हो जाता है, वो भी शारीरिक सीमा के इसमें अधिगम के पठार के अंतर्गत आता है शारीरिक सीमा। ज्ञान की सीमा की बात किया तो ज्ञान, अगर आप लोग ज्ञान एक ही चीज को बार बार अगर ज्ञान दे रहे हैं, एक ही चीज को बार बार पढ़ा रहे हैं, एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चा जो होगा वह आपसे क्या होगा कि वह मतलब जिसे उसको ज्ञान जिस देते हैं तो उसका ज्ञान की सीमा आपको याद रखना कि वो उसके अंदर जो होगी ना, वह आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे वो बच्चा सोचेगा कि इनका रोज का काम है इसी तरह पढ़ाना, वो क्या हो जाएगा कि ज्ञान की सीमा को पठार मानकर वो कारण बन जाएगा, तो इसको आपको याद रखना, वो अधिगम का पठार बन जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, जो विद्यालय का असहयोग होता है यह कारण नहीं होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे पूछा है बी ऑप्शन से है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह आपको बताना, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स एवं अन्य के द्वारा, मार्गन और लिली लैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा, क्रान बैंक के द्वारा। यह आप यहाँ ना अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन यह कथन दिया है गेट्स ने। किसने दिया है? गेट्स ने दिया है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा, ठीक है ना। यह आपको याद रखना, यूपी टेट में परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, ये बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापा जाता है। स्टैनफोर्ड परीक्षण इससे क्या मापा जाता है? व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, पढ़ने की दक्षता का मापन किया जाता है, बुद्धि का मापन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड जो विनय परीक्षण इससे क्या मापा जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसमें आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिएगा, स्टैनफोर्ड जो विनय परीक्षण हुआ था यह 1905 में हुआ था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बीने के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है? तो इसमें बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का परीक्षण, सॉरी, इसमें से कौन सा किया जाता है? तो बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, ठीक ना। इतनी बातें आप याद रखना, बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। एक होता है व्यक्तित्व मापन, तो व्यक्तित्व मापन आप याद रखना, व्यक्तित्व मापन कई तरीके से किया जाता है। इसमें से आपको ध्यान देना है कि प्रश्नावली विधि के द्वारा किया जा सकता है, या इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, साक्षरता जो व्यक्तिगत साक्षरता होती है, इंटरव्यू होता है, उसके द्वारा परीक्षण किया जाता है, ये भी आप याद रखना। उसके बाद आपसे अवलोकन करके, या आप एक विधि सुने होंगे कि स्याही धब्बा परीक्षण किया जाता है, तो उसमें व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जिसे प्रक्षेपी विधि कहा जाता है। इसको आप याद रखना, यह हमारा व्यक्तित्व मापन भी होता है।
इसमें से हमारा जो स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण किया जाता है, तो ये बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? इसमें बताएगा फ्रायड ने, युंग ने, मन ने, आलपोर्ट ने। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का परीक्षण आपसे पूछा है, यह किसके वर्गीकरण किसने किया है? वर्गीकरण किसने किया है, यह आपको याद रखना है। कि जो इसका जो आप याद रखना, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण, आपको इतनी बातें याद रखना है कि सामाजिक जो अंतरक्रिया की दृष्टि से अगर बात की जाए, तो इसमें व्यक्तित्वों को जो व्यक्तित्व को 3 भागों में बाँटा गया है, वह युंग के द्वारा, ठीक है ना? युंग के द्वारा बाँटा गया है। जिसमें से अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक होता है हमारा उभयमुखी, ठीक है ना? एक होता है उभयमुखी, ये भी आप याद रखना, उभयमुखी। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यह उभयमुखी। यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह युंग के द्वारा किया गया है, ठीक है ना? इतनी बातें याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिएगा, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? आर्थिक तत्व है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य तत्व है, और शारीरिक तत्व है, वंशानुगत तत्व है। तो प्रभावित करने वाले कारक इसमें से पूछा है कि क्या होते हैं? इसमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक है ना? इसमें से पूछा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यह आपको बताना है। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। देखिए, बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो माने जाते हैं, वह समाज, ठीक है ना, समाज परिप्रेक्ष्य जो होते हैं। इसमें देखिएगा, बच्चा जो होता है, ये अपने मित्रों के साथ, अपने समूह के साथ, अपने छोटे समूहों में रहकर यह समाज विकास को यह समाज में रहकर सीखता है, ठीक है ना? यह उसको प्रभावित करता है, अपने विकास को प्रभावित करता है। यह आपको याद रखना है। आर्थिक जो तत्व होते हैं, ये कारक नहीं होता है। शारीरिक तत्व, वंशानुगत, ये नहीं होते हैं। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, ठीक है ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, बताइएगा। इसमें से कौन सा एक प्रमुख नियम पूछा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम यहाँ पे होगा नियम, और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। यह प्रश्न आपसे पूछा है, प्रमुख नियम आपसे पूछा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यह आपको इतनी बातें याद रखना है। इसमें से पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग याद रखना, यहाँ से जो आयोग माना था, यह अनियमित विकास का नियम माना था, ठीक है ना, प्रमुख नियम के अंतर्गत था। लेकिन द्रुतगामी विकास का नियम जो होता है, ठीक है ना, द्रुतगामी विकास का नियम, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। जो शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम होता है, प्रमुख नियम होता है, द्रुतगामी विकास का नियम। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यागमन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें से विकास का सिद्धांत नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा है। इसमें बताइएगा कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है, इसमें से आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, ठीक है ना। देखिएगा, विकास का सिद्धांत इसमें से जो नहीं है, वो अनुकूलित प्रत्यागमन का सिद्धांत, यह नहीं है। यह अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है ना। अधिगम, आपको इतनी बातें याद रखना, यह अधिगम का सिद्धांत है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सभी विकास का सिद्धांत है। यह प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे और पूछे जाते हैं, मस्तकाधोमुखी जो सिद्धांत होता है, यह विकास का सिद्धांत होता है। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, यह क्या होता है? विकास का सिद्धांत होता है। इतनी बातें आप याद रखना। यहाँ पे जो पूछा जाता है कि जो वंशानुक्रम तथा वातावरण का जो अंतःक्रिया करके सिद्धांत होता है, वह सभी विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलेगा, आगे चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया, बताएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। गैसल, यहाँ पे देखिएगा, गैसल किसने दिया? गैसल ने दिया है। गैसल ने, हर्लाग ने, मेरेडिथ ने और डगलस और हॉलैंड ने। तो इसमें से बताएगा, यह जो परिभाषा है, किसके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। यह हर्लाग की परिभाषा है, ठीक है ना, हर्लाग की परिभाषा है, इसको आपको याद रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो इसमें से बताइएगा, मूल प्रवृत्तियों को किसने 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है? इसमें से आपको बताना है। ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने और वुडवर्थ ने। तो देखिएगा, मूल प्रवृत्ति को आपको इतनी बातें याद रखना। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में जो वर्गीकृत किया है, वो मैकडूगल ने, ठीक है ना। किसने? मैकडूगल ने इसे 14 प्रकार के रूप में इसे बांटा है, इसको याद रखना।
यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैकडूगल ने इसको बांटा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर, याद रखना यहाँ पे एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने है? डम्बिल का, रास का, मन का, मैकडूगल का। तो इसमें से बताएगा यह किसका ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। तो देखिएगा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान जो माना जाता है वह डम्बिल ने कहा था, यह डम्बिल ने कहा था, यह डम्बिल का कथन है। यह प्रश्न आपको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, ठीक ना। यह मुख्य नियम आपको याद रखना किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, ठीक ना। थार्न, याद रखना, यहाँ पे देखिए थार्नडाइक ने दिया है, इतनी बातें याद रखना। इन्होंने दो प्रकार के नियमों में बांटा है, दो प्रकार के सीखने के दो प्रकार के नियम बांटे हैं। एक होता है हमारा मुख्य नियम, ठीक ना, एक होता है मुख्य नियम, आपको इतनी बातें याद रखना। और दूसरा जो हमारा वह याद रखना गौड़ नियम, दूसरा जो है हमारा गौड़ नियम, ये भी आप याद रखना, दूसरा जो हमारा गौड़ नियम। यह दो प्रकार में बांटे हैं, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। इसमें से जो मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं तत्परता का नियम, और इसमें से अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये आते हैं। जो इसमें हमारा नहीं आता है, बहु अनुक्रिया का नियम जो आता है वह गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, समान मानसिक योग्यता परीक्षण, अर्मी अल्फा परीक्षण और चित्रांकन परीक्षण। यह आपको बताना है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। और इसका जो परीक्षण किया गया था, यह यादना परीक्षण इसका किया गया था तो पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक ना। यह यादना पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय में किया गया था, विश्वविद्यालय में किया गया था। कब किया गया था अगर पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखना, यह 1963 में। कब किया गया था? 1963 में किया गया था। और इसे साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण कहा जाता है, ठीक है ना, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलेगा, और इसे देखिएगा, इस जो जलोटा ने, ये यश जलोटा जो थे, यह आपको इतनी बातें याद रखना है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किए थे, ठीक है ना। यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किए थे। और यह जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, यह आता है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बताएगा थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्मन ने और स्टर्नर ने। इसमें से बताएगा जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, यह आपको याद रखना है, तो स्पीयरमैन ने, ठीक है। स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था। और इसमें देखिएगा, जो यह बुद्धि के दो कारक में बांटे थे, ठीक है ना, बुद्धि को दो कारक में बांटे थे। यहाँ पे लिखा है द्विकारक सिद्धांत, ये बुद्धि को दो कारक में बांटे थे। इसको याद रखना, पहला था हमारा सामान्य योग्यता कारक, ठीक है ना, इससे कहा जाता है समान, याद रखना, सामान्य योग्यता कारक, सामान्य योग्यता कारक कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, इसे हम लोग जी फैक्टर के नाम से जानते हैं, जी फैक्टर, याद रखना, जी फैक्टर के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा हमारा, इसको याद रखना, जो दूसरा है यह विशिष्ट योग्यता परीक्षण, ठीक है ना, इसे कहा जाता है विशिष्ट, याद रखना, विशिष्ट योग्यता परीक्षण, विशिष्ट योग्यता परीक्षण कहा जाता है। जिसे हम लोग याद रखना, जिसे हम लोग एस फैक्टर के नाम से जानते हैं, एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। यह जी फैक्टर है और यह एस फैक्टर के नाम से। तो स्पीयरमैन ने दिया था द्विकारक सिद्धांत, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइएगा कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है, सीखने का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पॉलाव ने दिया है, और सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। तो यह आप बताइएगा, हमसे जो पूछा है कि जो सही नहीं है। देखिएगा, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, यह सही बात है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। सीखने का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है, ये भी आप याद रखना।
जो सीखने का समग्र सिद्धांत है, समग्र सिद्धांत यह आपसे पूछा जाता है। तो समग्र सिद्धांत किसने दिया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। यह आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो समग्र सिद्धांत दिया है कोहलर ने, ठीक ना, कोहलर, यह याद रखना कोहलर ने दिया है, यह आप यहाँ हल ने नहीं दिया है। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे डी से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्री के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो का, गाल्टन का, रास का और वुडवर्थ का। इसी में से बताएगा सूजन शास्त्री के पिता के नाम से जुड़ा है वह कौन है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। इनका नाम आता है गाल्टन, ठीक ना, गाल्टन आपको ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? तो यह प्रश्न आपसे पूछा है, यह आप बताइएगा किसने किया है। तो यह आप बताइएगा, देखिएगा जो ग्रंथियों के आधार पर आपसे पूछा है इसमें से बताइएगा ग्रंथियों के आधार पे क्रेस्मर ने दिया है, युंग ने दिया है, कैनन ने दिया है, स्पेंजर ने दिया है। तो बताइएगा इसमें से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों को चर्चा किसने की है, यह प्रश्न आपसे पूछा है। दिया यातना क्रेस्मर ने किया है। किसने किया है? क्रेस्मर ने किया है, जो कि इनकी पुस्तक है, अपनी ये पुस्तक में फिजिक्यू एंड कैरेक्टर में यह शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को तीन प्रकार से बांटा है, ना, 3 प्रकार से बांटा है, जिसमें से पहला आता है लंबकाय, इसको याद रखना, लंबकाय आता है, इसको याद रखना, लंबकाय आता है। और जो दूसरा आता है सुडोलकाय, याद रखना, सुडोलकाय आता है। तीसरा जो आता है ये पहला, दूसरा और तीसरा जो आता है उसको याद रखना, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इसको आपको बताना है। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना, उसे बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। लंबकाय, सुडोलकाय और इसको आपको याद रखना, इससे कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फिब्निक। क्या कहा जाता है? फिब्निक कहा जाता है। इसको आप याद रखना। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे ए सही है, ठीक ना, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यह थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हुई है, ठीक ना, इसको आप लोग थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर लग रही हुई है, यहाँ से पढ़ा जाएगा। देखिएगा, यह सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की, यहाँ से की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक ना, मानसिक प्रक्रिया है। यह भी आप याद रखना, मानसिक प्रक्रिया है, या जो इसके आगे है। तो यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा। यह कथन किसने दिया है? तो इसको आप याद रखना, यह कथन किसने दिया है? तो इसको याद रखना, यह क्रो एंड क्रो ने दिया है, ठीक है, क्रो एंड क्रो ने दिया है। इतनी बातें याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो इसमें से बताएगा विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति, यह प्रश्न आपसे पूछा है, बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। यह आता है हमारा पूर्व किशोरावस्था, जो कि यह होता है हमारा 12 से 14 वर्ष, ठीक है, 12 से 14 वर्ष के बीच आता है। इसको याद रखना, विद्रोह की भावना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? सीखने का वक्र कहलाती है, सीखने का पठार कहलाती है, स्मृति कहलाती है, अवधान कहलाती है। तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, वह क्या कहलाती है? इसमें से बताएगा वह क्या कहलाती है। तो उसे जब याद रखना, जब सीखने प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे हम लोग सीखने का पठार कहेंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, बताएगा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, इसमें से पूछा है। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप लोग याद रखना। देखिएगा, जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र दिया था सबसे पहले, वह दिया था मानसिक, यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि मानसिक आयु अपान मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, ठीक ना, मानसिक आयु अपान वास्तविक आप याद रखना, यहाँ पे वास्तविक आयु होता है। वास्तविक आयु इतना जो दिया था वह स्टर्न तथा कोहलमान ने दिया था, लेकिन 1912 में यह दिया था बुद्धि लब्धि का परीक्षण। लेकिन इसको आप याद रखना, इसमें जो इस अनुपात में 100 से गुणा करने वाले कौन थे? तो 100 से गुणा करने वाले, आपको इतनी बातें याद रखना, 100 से गुणा करने वाले कौन थे? वह टर्मन थे। कौन थे? टर्मन, ठीक ना, टर्मन थे। इसको याद रखना, 100 से गुणा करने वाले जो थे वो टर्मन थे। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे सी ऑप्शन से, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा,
सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पावलोव ने, थांडाइक ने, गेस्टाल्ट ने। इसमें से बताएगा सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यह आप यहाँ थांडाइक ने किया है, थार्नडाइक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, बताइएगा 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा जब सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो वो होती है 23 और टोटल संख्या पूछा जाए तो कितनी होती है? 46 होती है। इसको आप लोग याद रखना। जिसमें से जो 22वां याद रखना, 22वां जो गुणसूत्र होता है वह नर और मादा में समान रूप में से के जोड़े में समजात होते हैं, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है वो अलग अलग होते हैं। इसको याद रखना, यह जोड़े जो होते हैं पुरुष में समान नहीं होते हैं और न स्त्री में समान होते हैं, यह विषम जात के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको याद रखना, ठीक ना। आगे चलते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर की बात की निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत। यह आपको बताना है। तो यह कोहलर ने जो दिया है यह अधिगम का सिद्धांत दिया है ना, अधिगम का। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। यह आप याद ना, जो कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पे, ठीक ना, चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। यह बात याद रखना। यह गेस्टाल्टवाद जो इन्हें कहा जाता है, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है, कोहलर ने दिया। यह ऑप्शन हमारा जो होगा डी ऑप्शन से चलेगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हल ने, थांडाइक ने, हेगार्टी ने और स्किनर ने। इसमें से आपको बताना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की बात की जाए तो यह किसने दिया? तो यह स्किनर ने दिया। स्किनर ने चूहा और कबूतर पे, ठीक ना, चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक ना, प्रयोग किया था। यह बात याद रखना। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यह किसने दिया है? यह स्किनर ने दिया, ठीक ना। यह बातें आप ध्यान दीजिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बताइएगा। कैटल है, थांडाइक है, वर्मन है और स्किनर। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यह आप याद रखना, वह कैटल को माना जाता है, ठीक है ना, कैटल को माना जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है। आप इसको याद रखना कि जो कैटल जो थे बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व बताए थे, ठीक ना। यह आप यहाँ, एक था हमारा तरल और एक था ठोस, यह दो प्रकार के बताए थे। इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजन शास्त्र और समस्या समाधान। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। यह याद रखना, यह सृजनात्मकता के लिए किया जाता है, सृजनात्मकता के सुधार के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल कहा जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है किसे? यह याद रखना, ब्रेन मानसिक उद्दीलन प्रतिमान जो है इसको कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन से होगा सी। चलिएगा, आगे चलते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि का सिद्धांत, संवेगात्मक बुद्धि का, आध्यात्मिक बुद्धि का और सामान्य बुद्धि का। इसमें से बताएगा गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यह आप याद रखना, जो गोलमैन थे यह संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है ना, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो कि इनकी पुस्तक जो है वह संवेगात्मक बुद्धि नामक एक पुस्तक भी है, वो भी आप याद रखना, संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक भी है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? शेष से भिन्न कौन सा है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें से बताइएगा कौन सा शेष से भिन्न है? यह प्रश्न आपसे पूछा है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? तो देखिएगा, जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है, ठीक ना, ड्राइव रिडक्शन जो सिद्धांत है यह आपको याद रखना है कि यह अधिगम का सिद्धांत है, ठीक ना, यह अधिगम का सिद्धांत है। यह याद रखना, अधिगम का सिद्धांत है, ठीक ना, अधिगम का सिद्धांत है। इसको याद रखना। और इसको किसने दिया, इसका प्रतिपादन किसने किया है? यह याद रखना CL हल ने किया है। यह याद रखना CL हल ने किया है। लेकिन अधिगम के लिए
अधिगम का सिद्धांत और समान अवयवों का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत, यह आपसे पूछा जाए, यह तीनों जो है हमारा, ये 2 और 1, ये तीनों जो है आपसे पूछा जाएगा, यह अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? अधिगम याद है ना, अधिगम 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 स्थानांतरण स्थानांतरण आपसे पूछा जाता है, अधिगम स्थानांतरण, ठीक है ना, सॉरी, अधिगम स्थानांतरण के त्वरण के रूप में यह जाना जाता है। तो इसको आप याद रखना, यह जो ए और बी और डी जो है, यह अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत आते हैं, और जो हमारा ड्राइव रिडक्शन है, यह अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? ज्ञान होता है, यहाँ पे देखिए बोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है। इसमें से बताइएगा संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? यह प्रश्न आपसे पूछा है। देखिएगा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति के जो अधिगम जो ज्ञान के संप्राप्ति के जो इसमें से पूछा है कि ज्ञान और बौद्धिक जो कौशल होते हैं, उसको 6 चरणों में बांटा गया है, ठीक ना? 6 चरणों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा, पहला जो आता है हमारा ज्ञान आता है, ठीक ना? कौन आता है? ज्ञान। उसके बाद आता है समझ। कौन आता है? समझ आता है। उसके बाद अनुप्रयोग आता है, अनुप्रयोग आता है। अनुप्रयोग के बाद क्या आता है? तो अनुप्रयोग के बाद आता है, इसको याद रखना, विश्लेषण। कौन आता है? विश्लेषण आता है। और चौथा जो हमारा देखिएगा, सॉरी, पांचवा जो आता है विश्लेषण के बाद हमारा संश्लेषण आता है, ठीक ना? संश्लेषण आता है। उसके बाद जो हमारा छठा जो आता है, छठा नंबर का, वो मूल्यांकन, ठीक ना? मूल्यांकन आता है, ठीक ना? मूल्यांकन आता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा वह ज्ञान, न्यूनतम स्तर जो होता है वह ज्ञान का होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है किसका? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं है। इसमें से एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, जो अब मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो वह आपसे पूछा है, तो वह आएगा ऊर्ध्व अधिगम, ठीक ना? जब भी किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अपना जब ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण जब हमें पता हो, मतलब अनुभव हमें पता से हमें कुछ ज्ञान पता हो, जब उसका प्रयोग हम उच्च स्तरीय परिस्थिति के में करते हैं, तो वह हमारा जो आता है ऊर्ध्व अधिगम के अंतर्गत अंतर्गत आता है। इससे हम क्या कहते हैं? सीखने का ऊर्ध्व ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी ऑप्शन से, ठीक है ना? तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।